Hello dear students, our good morning to all of you and I hope you all are fine and safe at home. Students, हम रिवीजन कर रहे हैं हमारी क्लास 11th हिस्ट्री में. हमारा चैप्टर है एंड दैट इज द थ्री ऑर्डर्स. सबसे पहले फर्स्ट वी ऑल डिस्कस अबाउट द चैप्टर थ्री ऑर्डर्स. इट मीन्स तीन वर्ग. जो ये तीन वर्ग की बात हम कर रहे हैं, इसमें ये तीन वर्ग हम बात कर रहे हैं यूरोप में, क्योंकि 11th हिस्ट्री में हम रीड कर रहे हैं हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री. जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस में सारे के सारे बेस्ड हैं हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर. तो इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने मंगोलिया का जो नोमैडिक एम्पायर था उसके बारे में रीड किया था. इससे पहले रोमन एम्पायर के बारे में रीड कर चुके हैं, साथ में मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में. तो इस प्रकार से हम जो 11th में हिस्ट्री रीड कर रहे हैं वो हमारी कंप्लीट बेस किसके ऊपर है? वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर. तो इस चैप्टर में तीन वर्ग, इसमें हम बात करेंगे यूरोप में मिडिवल जो टाइम था, मध्यकालीन जो यूरोप था, उसके तीन वर्ग उस टाइम सोसाइटी में किस प्रकार से और कौन कौन से जो ऐसे वर्ग बने हुए थे जिनके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो कंटिन्यू द चैप्टर द थ्री ऑर्डर्स. इट मीन्स तीन वर्ग. सबसे पहले हम बात करेंगे मिडिवल इरा की, यानी कि जो मध्यकालीन टाइम पीरियड था उसका मीनिंग क्या होता है? क्या होता है मिडिवल इरा? इट मीन्स द टर्म मिडिवल इरा रेफर्स टू द पीरियड इन यूरोपियन हिस्ट्री बिटवीन द 5th एंड 15th सेंचुरीज. यानी कि एक ऐसा टाइम पीरियड, हम बात कर रहे हैं यूरोप की, मिडिवल यूरोप की, मध्यकालीन यूरोप की, जिसमें जो वर्ल्ड हिस्ट्री में, यूरोप हिस्ट्री में जिसको काउंट किया जाता है 5वीं शताब्दी से लेके 15वीं शताब्दी तक का टाइम पीरियड, उसको यूरोपियन जो हिस्ट्री है उसमें नाम दिया गया है मिडिवल इरा का. तो जो मिडिवल इरा है, इट मीन्स इट रेफर्स द पीरियड इन यूरोपियन हिस्ट्री बिटवीन द टाइम 5th to 15th सेंचुरी. इट मीन्स 5वीं से लेकर 15वीं शताब्दी तक के टाइम पीरियड को जो यूरोपियन हिस्ट्री है उसमें क्या नाम दिया गया है? उसमें नाम दिया गया है उसको मिडिवल इरा का, मध्यकालीन का. तो इसी मिडिवल टाइम पीरियड के दौरान आज हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि जो मध्यकालीन यूरोप था उसमें 30 जो ऑर्डर्स बने हुए थे, तीन जो वर्ग बने हुए थे, वो कौन कौन से थे, क्या क्या वहां पर चेंजेस हो रहे थे और किस प्रकार से कह सकते हैं कि वहां पर जो चेंजमेंट आ रहे थे यूरोप में वो कौन कौन से थे. सबसे पहले हम बात करेंगे थ्री ऑर्डर्स की. तीन ऐसे वर्गों की बात करेंगे यूरोप की कि उसमें कौन कौन काउंट होता था. जब फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे हम वहां पर, तो फर्स्ट ऑर्डर में सबसे पहले काउंट किया जाता था जो चर्च का उनका था. चर्च में जो काम करते थे, जो कह सकते हैं कि जो प्रेस्ट वगैरह थे, तो उनको सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे रखा गया था क्लर्की. इट मीन्स जो प्रेस्ट होते थे, जो कि चर्च में काम करने वाले जो होते थे उनको. सेकेंड नंबर पे आती है बात जो सेकेंड ऑर्डर की, तो नोबेलिटी. नोबेलिटी इट मीन्स नोबल पर्सन्स को हम काउंट करेंगे, जो मिडिल क्लास के लोग थे, सम्राट जिनको बोल सकते हैं आप. इट मीन्स कि उसमें काउंट किया जाता था बड़े बड़े ट्रेडर्स को, बड़े बड़े जो स्कॉलर्स थे उनको, टीचर्स थे उनको. इस प्रकार से जो कह सकते हैं कि नोबल क्लास में जो बड़े बड़े जिनके पास धनी वर्ग था उसमें काउंट कर सकते हैं. एंड थर्ड ऑर्डर इज पीजेंट्री. पीजेंट सबसे लास्ट, थर्ड क्लास. इट मीन्स कि जो पीजेंट थे, किसानों को काउंट किया जाता था तीसरे वर्ग में. अब एक और बात आती है इसमें, तीन वर्ग के बारे में हम रीड कर रहे हैं, लेकिन एक और धीरे धीरे जो अगला ऑर्डर था वो डेवलप होने लग गया था. उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा था. वो था टाउन एंड द टाउन पीपल. टाउन एंड द टाउन पीपल को, ये जो थ्री ऑर्डर्स हम रीड कर रहे हैं, इसमें काउंट ना करके इनका एक अलग वर्ग बना दिया गया था कि जैसे जैसे धीरे धीरे यूरोप में टाउन्स का डेवलपमेंट होता गया, शहरों का विकास होता गया, लोग उसमें जाकर बसते गए, चाहे वो रूरल एरियाज से थे, चाहे कहीं से भी कह सकते हैं कि इन टाउन्स में यूरोप के टाइम पीरियड के दौरान, मिडिवल टाइम पीरियड के दौरान एक ऐसा वर्ग जो टाउन में जाकर सेटल होने लग गया था, उसको भी काउंट किया जाने लगा था. किसमें? फोर्थ ऑर्डर में. तो यहाँ पर हम मिडिवल यूरोप के तीन ऑर्डर्स के बारे में पढ़ रहे हैं. फर्स्ट ऑर्डर क्लियरली, सेकेंड ऑर्डर नोबेलिटी एंड थर्ड ऑर्डर इज पीजेंट. पीजेंट्री के बाद फोर्थ ऑर्डर में काउंट किया जाने लगा था टाउन पीपल का और टाउन्स का. अब उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें फेडरलिज्म के बारे में. फेडरलिज्म इट मीन्स सामंतवाद. सबसे पहले देखते हैं कि यूरोप में
जो पीजेंट्री सिस्टम था, जो किसानों का जो वर्ग था, कह सकते हैं कि उनकी जो कंडीशन थी, कहीं भी देख सकते हैं हम ये जो चीज है कि किसानों से रिलेटेड कहीं पर भी इस चीज को देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो किसान थे वो थर्ड क्लास में ही काउंट होते थे। साथ में उनकी जो कंडीशन थी, उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, चाहे हम वो यूरोप की बात करें, चाहे हम एशिया की बात करें या फिर अपने इंडिया के संदर्भ में बात करें। तो इसमें हम बात करें हैं फेडरलिज्म की। सबसे पहले मेन वर्ड आता है फेडरलिज्म। व्हाट इज द फेडरलिज्म? द इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग इन यूरोप इन द मिडिवल इरा। मिडिवल इरा में यानी कि मध्यकालीन जो टाइम पीरियड था उसके दौरान आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सोशल रूप से जो भी कह सकते हैं कि रिलेशनशिप आपस में कनेक्ट हुए, उसको नाम दिया गया था किसका? फेडरलिज्म का, सामंतवाद का। सामंतवाद में कौन थे? सामंतवाद में थे बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे जो क्या कहलाते थे? सामंत कहलाते थे। तो उसके बाद बताती है कि एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकली और सोशल रूप से सभी एक दूसरे के रिलेशनशिप पे कनेक्ट हो गए थे। अब ये जो कनेक्टिविटी बनी हुई थी वो किस रीजन से बनी हुई थी, किस टाइप से बनी हुई थी, वो आगे देखते हैं। फेडरलिज्म का अगर हम एग्जैक्ट मीनिंग देखेंगे तो फेडरलिज्म इज ए जर्मन वर्ड। जो फेडरलिज्म वर्ड है वो जर्मन वर्ड से निकला है। एंड विच मीन्स ए पीस ऑफ लैंड। इट मीन्स फीस, एक जमीन का टुकड़ा। कहां से निकला है जो ये वर्ड है फेडरलिज्म? ये वर्ड निकला है जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। इसका मीनिंग होता है ए पीस ऑफ लैंड। इट मीन्स फीफ। फीफ क्या होता था कि जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स, जो पीजेंट होते थे, उनको एक जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था तो उसको बोला जाता था, उस टाइम पीरियड के दौरान फीफ बोला जाता था। तो ये फेडरलिज्म की शुरुआत हुई धीरे धीरे। इसके कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसके भी अगेंस्ट में जो किसान थे वो आने लगे। फिर धीरे धीरे यूरोप में फेडरलिज्म का एंड हुआ, स्टार्टिंग हुई, डेवलपमेंट हुआ और फिर इसका एंड हुआ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि तीन जो ऑर्डर्स थे, उसके बाद फेडरलिज्म की डेफिनेशन, उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले फेडरलिज्म का जो ओरिजिन था वो कहाँ पे हुआ था। फेडरलिज्म ओरिजिनेटेड इन फ्रांस। सबसे पहले अगर फ्रांस में बात आती है कि फेडरलिज्म का सबसे पहले उदय कहाँ पर हुआ था, स्टार्टिंग कहाँ पर हुई थी, तो वो कहाँ पर हुई थी? फ्रांस में हुई थी। अब उसके स्प्रेड इन द एंटायर यूरोप। फ्रांस से स्टार्ट होते होते ये पूरा का पूरा कह सकते हैं सामंतवाद जो था ये कहाँ पर फैल गया था? पूरे यूरोप में फैल गया था। सामंतवाद इट मीन्स बड़े बड़े लैंड ओनर्स जिनके पॉलिटिकली भी और सोशल रूप से भी जिन्होंने कह सकते हैं कि पूरी की पूरी पावर को अपने हाथ में लिया हुआ था, ऐसे लोगों को काउंट किया जाता था सामंतों में। अब उसके बाद हम बात करेंगे इसमें तीनों ऑर्डर्स में कौन कौन शामिल होते थे। कि तीन ऑर्डर्स जो हमने बताए उसमें फर्स्ट ऑर्डर था हमारा क्लर्गी। तो क्लर्गी में कौन कौन सा? जो चर्च में प्रेस्ट होता था, चर्च को काउंट करते थे। मोंक जो भिक्षुक होते थे उनको काउंट किया जाता था। और मोनेस्ट्री और अबेज। मोनेस्ट्रीज ऐसे लोग जहाँ पर मोंक लोग और नन लोग रहते थे, यानी कि जो मोंक जो भिक्षुक लोग थे वो जिनके रहने के स्थान था कौन सा, उसको क्या बोलते थे? मोनेस्ट्रीज बोलते थे, मठ बोलते थे। तो इस प्रकार से फर्स्ट ऑर्डर में क्लर्गी को, प्रेस्ट को, मोंक को, चर्च को और साथ में जो मोनेस्ट्रीज थी उनको काउंट किया जाता था। ये जो कह सकते हैं कि ये सबसे फर्स्ट स्टेज पे आते थे और इनके अगेंस्ट कोई जल्दी से कोई भी बात होती नहीं थी या कोई भी लोग जल्दी से इनके अगेंस्ट में बोलते नहीं थे। अब सेकंड ऑर्डर की हम बात करेंगे तो सेकंड ऑर्डर जो नोबिलिटी था उसमें कौन कौन से क्लासेस थे, कौन कौन से वर्ग थे, कौन कौन से ऐसे लोग थे जिनको काउंट किया जाता था। फर्स्ट नोबल्स, सेकंड वेसल्स। ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट थे। किस प्रकार से कनेक्ट थे? नोबल्स में बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, उन्होंने वो वेसल्स के साथ कनेक्ट थे। उसके बाद मैनोरियल स्टेट, मैनोरियल स्टेट में जो मैनर में जो लोग रहते थे सामंत वगैरह उनको। और फिर नाइट्स ये एक प्रकार से योद्धा थे जो कि किसके लिए काम करते थे? मैनर्स के लिए काम करते थे, यानी कि सामंतों के लिए काम करने वाले जो थे उनको बोला जाता था नाइट्स बोला जाता था। तो सेकेंड ऑर्डर में नोबल पर्सन यानी कि धनी वर्ग में जो काउंट होते थे, साथ में वेसल थे। और फिर मैनोरियल स्टेट, मैनोरियल में मैनर होता था, एक हाउस होता था जिसको क्या बोला जाता था? जो सामंतों का घर होता था, रहने की उसकी जगह होती थी। ये पूरा का पूरा एक टाउनशिप लिए होता था, यानी कि इससे बाहर किसी को भी इसके आसपास बस्तियां बन जाती थी मैनर के आसपास। और सारी की सारी जो फैसिलिटीज होती थी सामंतों को वो यहीं पर, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे उनको यहीं पर मिल जाती थी। तो इस प्रकार से नाइट्स कौन थे? नाइट्स ऐसे लोग थे जो मैनर लोगों के लिए काम करते थे और साथ में इनको एक योद्धा वर्ग, अलग वर्ग के रूप में काउंट किया जाता था। नेक्स्ट आता है थर्ड ऑर्डर, इट मीन पीजेंट्री। पीजेंट्री इट मीन्स किसान। किसानों के भी दो वर्ग बने हुए थे, फर्स्ट सर्फ
पीजेंट्स। एक तो ऐसे किसान थे जिनके पास थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि जमीन थी, जो अपनी खेती इसके ऊपर करते थे। सर्फ थे, सबसे बैड कंडीशन में थे, इनको क्या बोला जाता था, सर्फ बोला जाता था। रिसीव्ड नो वेजेस, इनको किसी भी प्रकार का कह सकते हैं कि कोई भी वेजेस नहीं दिया जाता था, ये सिर्फ और सिर्फ इनको खाना दिया जाता था और इनसे डेली काम करवाया जाता था। साथ में बाहर जाने के लिए परमिशन के लिए अपने मास्टर की इनको परमिशन की जरूरत होती थी। साथ में कह सकते हैं कि कोई भी स्टेप जो लेना होता था वो ये खुद नहीं बल्कि जो इनका मास्टर इनको ऑर्डर देता था उसके अकॉर्डिंग काम करते थे। तो थर्ड ऑर्डर में पीजेंट्स में काउंट की पीजेंट्स की कंडीशन थोड़ी सी बेटर कह सकते हैं सर्फ से, क्योंकि इनके पास मोस्टली ऐसे किसान थे जिनके पास अपनी खुद की जमीन भी होती थी। तो सर्फ बहुत ही कह सकते हैं कि फ्री लेबर जिसको हम काउंट कर सकते हैं। अब ये हमने बात की इसमें, उसके बाद फेडरलिज्म की जब शुरुआत हुई इसमें यूरोप में, तो धीरे धीरे कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई है। और पावरफुल होने के साथ साथ जो कह सकते हैं कि जब किसानों की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होने लगी तो किसान इनके अगेंस्ट में आ गए, बड़े बड़े सामंतों के अगेंस्ट में आ गए। एक तो इनके पास जमीन बहुत ज्यादा होने लग गई थी, दूसरी पॉलिटिकल रूप से भी और सोशल रूप से भी। इकोनॉमिक तो थे ये, लेकिन इन्हीं दोनों रूपों में भी कह सकते हैं कि इनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती गई। और साथ में कह सकते हैं कि धीरे धीरे जब ये लगने लगा पूरे के पूरे जो राजा थे उस टाइम पीरियड के दौरान कि ये हमसे ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे ऐसे चेंजेस आने स्टार्ट हो गए, ऐसी बातें स्टार्ट हो गई जिसके कारण जो फेडरलिज्म था उसका एंड होना यूरोप में स्टार्ट हो गया। तो थोड़ा सा देखते हैं कि क्या कारण थे एंड ऑफ फेडरलिज्म के इन यूरोप। फर्स्ट, एनवायरमेंटल चेंजेस आते गए एग्रीकल्चर में चेंजेस आते गए। साथ में कह सकते हैं कि इनकी जो पोजीशन थी वो डाउन में आती गई, और जो बाकी पीजेंट्स थे उन्होंने अपना जो लेवल है कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था और वो इनके इक्वल आने शुरू हो गए थे। पीजेंट रिवोल्ट, अब उसके बाद जो पीजेंट थे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे इनसे, और उन्होंने क्या किया कि इनके अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया, फेडरलिज्म के सामंतों के अगेंस्ट में खड़े हो गए सभी के साथ। उसके बाद आते हैं किंग सेपरेट्स फेडरलिज्म लॉर्ड्स, जो लॉर्ड्स थे बड़े बड़े, जो सामंत थे बड़े बड़े, उनको सेपरेट किया गया किंग्स के द्वारा, राजाओं के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये उनकी पॉलिटिकल जो पावर थी उसके ऊपर अपना कह सकते हैं कि कैप्चर करने की कोशिश करने लग गए थे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक तो थे इनके पास बहुत ज्यादा, इनकी जो स्टेटस था बहुत अच्छा था, साथ में इनका जो पॉलिटिकल इन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, और सोशल रूप से ये पहले ही जो कह सकते हैं जितने भी सामाजिक वर्ग थे सभी के ऊपर अपना ऑर्डर रखते थे। तो इस प्रकार से हम स्टूडेंट्स इसमें देख सकते हैं 3 ऑर्डर्स में हम बात कर रहे हैं, मिडिवल यूरोप की हिस्ट्री के बारे में रीड कर रहे हैं कि जब वहां पर सामंतवाद आया, फेडरलिज्म आया, तो किस किस प्रकार से जो मिडिवल यूरोप था उसमें कौन कौन से 3 ऑर्डर्स बने हुए थे, 3 वर्ग बने हुए थे, और फेडरलिज्म की स्टार्टिंग हुई। तो कह सकते हैं कि जो सामंत थे बड़े बड़े वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। साथ में 3 ऑर्डर्स में किन को काउंट किया गया, और उसके बाद फेडरलिज्म के एंड होने के क्या क्या कारण थे, क्या क्या रीजन थे। सबसे पहले किसानों ने रिवोल्ट कर दिया फेडरलिज्म के अगेंस्ट। सेकंड, एनवायरमेंट चेंजेस आते गए एग्रीकल्चर में, और उसके बाद किंग्स जो थे, राजा थे, उन्होंने सप्रेस्ड कर दिया जो जितने भी सामंत थे उनको। तो स्टूडेंट्स आई होप आप ये टॉपिक अच्छे से समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।